अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी अगस्त के मिड में और इसके बाद नए इलेक्शन की तैयारियां होंगी। मौजूदा दौरे हुकूमत में MQM ने PTI की हुकूमत के साथ चलने का पहले फैसला किया, अपने मुतालबात सामने रखे, उनके मुतालबात पूरे होते हुए भी नज़र आए, वो बड़े मुतमईन भी नज़र आए। उनके जो गायब अफराद थे, जो गुमशुदा लोग थे, वो वापस भी आते हुए नज़र आए। उनका सेंसस का देरीना मसला था। सेंसस का मसला ना सिर्फ उनकी तवक्को, उनके मुतालबे के मुताबिक पिछली हुकूमत ने उसको तस्लीम किया, बल्कि उससे बढ़ के कहा कि हम आपको वक्त से पहले नए सेंसस करा देते हैं। उस पर भी बड़े मुतमईन थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ दिया और ऐसी डिसाइसिव पोजीशन पर MQM रही कि जब वो वहाँ से निकली तो MQM इमरान खान की हुकूमत या तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर PDM की हुकूमत में भी उसकी बड़ी मुस्तहकम पोजीशन रही। लेकिन इस हुकूमत में आते वक्त जो MQM ने मुआहदे किए थे, एक मुआहदा उसने पीपल्स पार्टी के साथ किया था और एक PDM के साथ किया था, बाय एंड लार्ज उन मुआहदों पर अमल दरामद फिर भी नहीं हुआ। तो अमीनुल हक भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले तो बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब जब आप अपना वक्त पूरा कर रहे हैं तो हालिया आपने बड़ी पेशरफ दिखाई अपनी वजारत में, क्या ये सब कुछ हो रहा है? आप IT के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं और अरबों डॉलर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पहले तो इसके बारे में हमें बता दीजिए। थैंक यू मसूद, थैंक यू वेरी मच। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने वजारत संभाली थी और वजारत संभालती हमने चंद बड़े काम किए। उन चंद बड़े कामों में से चूँकि अब आपके बड़ा चैनल है, बड़े चैनल का तवज्जो से पूरे पाकिस्तान और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने टारगेट किया। नंबर वन हमने टारगेट किया कि किसी न किस तरह IT एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। यस, 2020 में जब मैंने वजारत संभाली थी तो IT एक्सपोर्ट क्या थी? IT एक्सपोर्ट $1 बिलियन थी। हम तमाम लोग आपस में मिनिस्ट्री के लोग बैठे, सर जोड़कर बैठे, हमने फैसला किया कि इसमें आगे कैसे बढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह मसूद, आपके तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि पिछले माली साल जब हमने क्लोज़ किया है तो IT एक्सपोर्ट जो कि 2020 में $1 बिलियन के लगभग थी, हमने इसे 2.6 बिलियन पे क्लोज़ किया है। और अब हमारा टारगेट किया, हमने जो टारगेट सेट किया आपस में मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम में बैठ के कि अगले 3 से 5 साल में IT एक्सपोर्ट को 12 अरब से लेकर $15 अरब तक लेके जाना और इंशाअल्लाह ताला हम इसे हासिल करने में कामयाब भी होंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कनेक्टिविटी के हवाले से। यस, कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहने वाले लोगों को कैसे बैरूनी दुनिया के साथ मुंसलिक किया जा सके। हमने पिछले 3 साल के अंदर लगभग हमने 77 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ उस पर खर्च करके 83 न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तीसरा टारगेट, यस अगेन इट वाज मी, जब मिनिस्ट्री संभालने के बाद हम बैठे, पहला काम जो मैंने किया है कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बना। अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर दुनिया के बैनुल-अक़वामी कंपनी सैमसंग और नोकिया भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी है। मैं अपने बच्चों के हाथ में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का मोबाइल फ़ोन नहीं एफोर्ड करवा सकता। जी अमीन भाई, ये तो आपकी वजारत का सारी गुफ्तगू हो गई और मैंने पहले ही कहा कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने वजारत संभाली और चलाई और बड़ा अच्छा आपने रिजल्ट दिए। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इस शहर के साथ जो MQM का वादा था और उस वादे की वफा के लिए आपने एक चलती हुई हुकूमत के साथ, आखिरी मुलाकात जब मेरी आपसे हुई उस हुकूमत के दौर में तो आप बड़े मुतमईन मुझे नज़र आए थे। क्या हुआ कि आपने उस हुकूमत को छोड़ा, फिर तवीलुल क़ामत 2 आपने मुआहदे किए और उन मुआहदों को अब मैं देखता हूँ तो पता चलता है कि आपने तो कुछ भी हासिल नहीं किया उन मुआहदों में। मसूद, ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल है कि हम साफ हुई से काम लेते हैं। MQM कभी अपनी वजारत, मुशीर या गवर्नरशिप की बात नहीं करती किसी भी मीटिंग में, बल्कि अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर के हक़ूक़ की बात करती है। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अगर अब माजी में PTI की हुकूमत के साथ मुआहदा किया और जब उसके ऊपर अमलन तौर पर कार्रवाई होती हुई नज़र आई तो आप सब ने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने दोपहर 2 बजे 30 अप्रैल 2022 को हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक मुआहदा किया। उसमें जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर किया, आप सब ने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, मैंगल साहब मौजूद थे, बुक्टी साहब भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में गवाह बनाकर हमने ये मुआहदा किया। किसके लिए? शहर अर्बन सिंध के अर्बन सिंध के बेहतरी के लिए। और हमने उसमें क्या चीज़ें रखी थी, हमने क्या मांगा था? हमने कहा था कि K4 के मनसूबे के ऊपर अमली जामा पहनाया जाए, उसको तेज़ रफ्तारी बरख रफ्तारी के साथ चलाया जाए। यस,
मैं समझता हूँ एक अच्छी बात ये थी कि आपके लिए में है कि K4 के मंसूबे के लिए लगभग 26 अरब रुपये और रखे गए एक्निक से मंजूर होने के बाद। हमारी क्या ख्वाहिश है कि K4 का मंसूबा अगले साल अक्टूबर या दिसंबर तक मुकम्मल करके इस शहर कराची को जैसे कि 265 MGD पानी के फराहमी मुमकिन बनाया जा सके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात रुक जाए अमीन भाई, ये जो आपने अभी K4 का जिक्र कर दिया, मैं अगली शिक की तरफ जा रहा था। K4 के मंसूबे के लिए जो रकम रखी गई थी वो इस बजट में मौजूद नहीं है, इस साल में कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आपका मुतालबा नहीं माना गया? अगले साल नहीं, अगले साल मुकम्मल नहीं हो रहा। मैंने कहा अगले साल अक्टूबर में नहीं हो रहा, अगले साल अक्टूबर और दिसंबर तक मेरा ख्याल है 2025 बजट में कितने पैसे रखे सर आपने इस दफा? अभी 26 अरब रुपए, 26 अरब रुपए टोटल इसकी कॉस्ट क्या है सर? ऑलरेडी लगभग तकरीबन 126 अरब रुपए के। तो सर 126 अरब रुपए इसमें रखे, अरब रुपए की लागत। हाँ, तो कैसे होगा सर? मैं अर्ज कर दूं ना, मैं अर्ज कर देता हूँ ना। गुड एंड पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि मसूद के ऑलरेडी 98 अरब रुपए का जिसे का टेंडर ऑलरेडी असाइन कर दिया गया है FWO को और बाकी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑलरेडी कर दिया गया एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। 26,000 रुपए एडिशन रखे गए हैं कि बाकी जो लवाजमात है उसको मुकम्मल किया जाए। हमारे बजट में रिफ्लेक्ट तो नहीं हुआ दिसंबर के दरमियान इसको मुकम्मल किया जाए। ना सर ना, इस बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कुछ? नहीं, मैं ऑलरेडी 98 अरब रुपए पिछले साल दिया जा चुका है सर। उसके लिए तो सीएम साहब ने बताया कि मिट्टी हो गया, ऑलरेडी हैंडेड ओवर कर चुका है। अब तो डिजाइन चेंज हो गया। नहीं, वो अर्ज कर दो, मैं अर्ज कर देता हूँ। वो जो पहले 26 अरब रुपए रखे गए थे आज से 5 साल के 6 और 7 साल पहले, उसमें से जो सिंध हुकूमत ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, बल्कि 12-12.5 अरब रुपए जो वफाकी हुकूमत ने किया था, वो आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर सिस्टम चेंज हुआ जिसके बिना पे प्रॉब्लम आई। सिस्टम चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, वो डिजाइन फॉल्टी था। इससे पहले जो काम किया वो मिट्टी में मिल गया, अब नया डिजाइन है, नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके से होगा, तो उसके लिए 126 अरब रुपए चाहिए, 27 अरब रुपए चाहिए। आपने 26 अरब रुपए रखे हैं, अगले साल में मुकम्मल होता है सर? नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, आपको भी पता है और हमें भी पता है। अब आ जाए उस शेख पर जो आपने मुआहदा किया पीपल्स पार्टी से भी और PDM से भी, और उस पर गारंटर्स भी थे, वो था 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम का जो फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। सर पूरा वक्त 18 महीने गुजार दिया आपने, उस पर अमल नहीं हुआ और आप हुकूमत में रहे। देखिए अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात है कि क्या MKM ने इससे कॉम्प्रोमाइज़ किया? बिल्कुल किया सर। से लड़ी नहीं। हमने वफाक से जो मुआहदा किया, मैं अर्ज कर दूँ ना मसूद, मुझे भी बोलने देते। देखिए हमने क्या किया, वफाक के साथ क्या मुआहदा था हम उस पर बात करें, क्योंकि हम वफाक के साथ हुकूमत में शामिल थे। सिंध हुकूमत के साथ अब हुकूमत में शामिल नहीं है, ना सिंध हुकूमत के शरीक-ए-कार है। हमें जब और जहाँ मौका मिलता है सर दोनों से मुआहदा किया आपने? मेरा ख्याल दोनों मुआहदे में एक ही शेख एक ही अल्फाज के साथ लिखी है। मेरा ख्याल है कि आप ये देख लें कि हम उनके साथ हुकूमत में शरीक ने, मुआहदा अपनी जगह पर है, हुकूमत में शरीक ने। हुकूमत हम किसके साथ है मसूद? वफाक के साथ है जी। तो वफाक के साथ जो चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना, उस पर बातचीत करना, और उसके लिए पीपल्स पार्टी से मुआहदे के गारंटर हो रही थी शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मक्सी साहब और दीगर अकाबरीन PDM के, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि पीपल्स पार्टी को मजबूर करें कि वो इंप्लीमेंट कराए, इसीलिए आपने उनको गारंटर बनाया था। और आप ये देखें कि इसीलिए MKM पाकिस्तान हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर सिंध असम्बली की तकरीर हो या कौमी असम्बली में तकरीर हो, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। सर लिप सर्विसिंग से तो मसला हल नहीं होगा। आपको तो वजारत मिल गई, फैसल सब्ज़वारी साहब को वजारत मिल गई, मुझे मगर मसला तो हल नहीं हुआ। 1 महीने में जो काम होना था 18 महीने में नहीं हुआ। मैं अर्ज कर दूँ ना, आप मुझे मौका तो दे बोलने के लिए, फिर आप अपने सवाल को मज़ीद बढ़ाने के लिए। मसूद देखिए हमने क्या कहा कि हम वजारत मशीर और गवर्नरशिप की कहीं बात नहीं थी, हम अवाम के मसाइल के हल के हवाले से सर मुआहदे में इनका भी जिक्र किया आपने, हुकूमत से बात की थी। मुझे जब आप कहेंगे कि नहीं किया तो मैं कहूँगा ना, आपने गवर्नरशिप भी मांगी, आपने मेयरशिप भी मांगी। हमने गवर्नर से जो हमने वफाकी हुकूमत से बात की, हमने कोशिश की कि उनके ऊपर तमाम चीज़ों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। जैसे मैंने आपको K4 का मनसूबा के बारे में बताया। दूसरा बड़े इंपॉर्टेंट मनसूबा क्या था? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम।
उन तमाम चीज़ों को हमने पिछले जिसे कहते हैं 15 महीने के अंदर हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हमने कौमी असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी से उसे पास कराया। कौमी असेंबली स्टैंडिंग कमेटी से पास कराने के बाद कंप्लीट होनी थी, एक साल में इस दौरे हुकूमत में फौरी इंप्लीमेंटेशन, एक ईंट भी रखी गई उस यूनिवर्सिटी की नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अच्छी बात क्या, मैं बिल्कुल उसके ऊपर क्या है कि इस बजट में भी उसके ऊपर पैसे रखे गए हैं और अच्छी बात यह है कि उसका वाइस चांसलर अपॉइंट हो चुका है। हैदराबाद में उसका दफ्तर कायम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ ना। देखिए उसके लिए क्या किया है, उसके लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्या किया है कि हमने वफाकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया। सर ये सेकेंडरी चीजें हैं सर, सेकेंडरी चीजें। कराची आपका हल्का इंतखाब, आपका वोट बैंक, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, आपकी जन्मभूमि। सर यहाँ का सबसे बड़ा मसला यह है बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात, बल्दियाती सहूलियात का फुकदान। हमारे मसाइल हल नहीं होते, हम पानी, गटर, बिजली, हम छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए मजबूर हैं। इसके लिए तो सर आपने कुछ नहीं किया। एक महीने के का जो आपने टाइम फ्रेम रखा था, ना शहबाज शरीफ साहब ने आपको घास डाली, ना जरदारी साहब ने आपको घास डाली, और आप हुकूमत में बैठे रहे। हाँ नहीं, ऐसा देखें हमने क्या किया, सबसे अच्छी बात ये थी कि एमक्यूएम ने हर फोरम पे इस पर एहतजाज बुलंद किया, हर फोरम का दरवाज़ा खटखटाया, एहतजाज भी किया। और आपने देखा है कि हमारा एक कारकुन इसमें शहीद भी हुआ, लेकिन क्या एमक्यूएम ने कॉम्प्रोमाइज़ किया? नहीं। हम क्या कहते रहे कि आप पावर को डिवॉल्व करें, नीचे की तरफ लेकर जाए, और इसके लिए और कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि हमने क्या किया। नहीं, और कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि आप हुकूमत में रहे, हल्का बंदियों की बात हुई, आप हुकूमत में रहे, जब हल्का बंदियों की बात हुई तो हमने, मसूद मुझे मुकम्मल कर लेने दे, जब हल्का बंदियों की बात हुई तो एमक्यूएम ने तमाम फोरम पे एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे भी गए। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो एमक्यूएम ने फाइनली क्या फैसला किया कि हमने फैसला किया गालिबन 14 जनवरी की रात को 2023 के हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। क्यों बाइकआउट करेंगे? क्योंकि जो हल्का बंदियाँ थी वो 53 और 55 के करीब हल्का बंदियाँ कम दी जा रही थी। सर यही रुकिएगा सर, प्लीज रुकिएगा यहाँ पर, एक मिनट अनिल भाई रुकिएगा। ये जो आपने बात की कि आपने बाइकआउट किया, आपने तो इस एग्रीमेंट में दोनों के साथ, पीडीएम के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ ये एग्री किया था कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट करना पड़ा, आपको स्पेस भी नहीं मिली। मैं अर्ज कर देता हूँ, हमने जमहूरी तरीक़ेकार अपनाते हुए अपने तमाम जगहों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे। और बिलाखिर क्या हुआ कि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत ने बिलाखिर हमारे मौक़िफ़ को सही तस्लीम किया कि यस, जिसे कहते हैं यूसी जो कम दी गई हैं, और कम देने के बाद 88 में आपने 51 नुकात का मुआहदा किया था, उस वक्त से लेकर इस वक्त के मुआहदों में आपने क्या हासिल किया सर? इस दफा हासिल क्या किया? लिप सर्विसिंग के अलावा क्या मिला? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ना, मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मैंने जैसा आपको बताया K4 के मंसूबे पे के हवाले से बताया, उसके तेज़ाब्तारी के साथ, और मैंने बता दिया सर वो कंप्लीट नहीं हो रहा। नंबर 2 हमने आपको मैंने आप इस साल मुकम्मल नहीं हो रहा है, मैंने आपसे अगले साल इंशाअल्लाह अक्टूबर और दिसंबर के दौरान 127 अरब में से 26 अरब 27 अरब रुपए आपने रखे हैं, नहीं हो रहा सर वो। हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट मुकम्मल हो चुका। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैदराबाद तशरीफ़ लाए और इसका बाकायदा जिसे कहते हैं संग बुनियाद रखा जाए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि सेंसस के हवाले से आपने मसूद खुद देखा कि हम हमारी पिछले हुकूमत में भी हम इस पर लड़ते रहे और इस हुकूमत में भी हम लड़ते रहे। हमारी क्या ख्वाहिश थी कि हर सूरत में 2023 में डिजिटल सेंसस को मुकम्मल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सेंसस मुकम्मल हो चुका और आपने देखा कि गालिबन आज से 4 महीने पहले जब कराची की आबादी 98% काउंट कर ली गई थी तो सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख शो की जा रही थी। एमक्यूएम ने एहतजाज किया और फिर हमारे एहतजाज की बदौलत जो एक टेंटेटिव है, जो भी फाइनल नहीं है, टेंटेटिव है कि 1 करोड़ 92 लाख कराची की आबादी सर नहीं है ना, जो आप खुद ही मान रहे हैं टेंटेटिव है, नहीं है सर, आप खुद ही मान रहे हैं, आप खुद ही मान रहे हैं टेंटेटिव है, नहीं है। हमने से मतलब ये कि इस दफा भी मर्दमशुमारी दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई, हमें इसमें भी आप कामयाब नहीं हुए, तो मर्दमशुमारी को छोड़ दें। अब मर्दमशुमारी नहीं हुई, ये मामला अटक गया। आइए आ जाए सर, मुझे मुकम्मल कर लेने देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इसके ऊपर हमारी बातचीत का अमल जारी है। हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम कराची की आबादी 2 करोड़ 40 लाख 2 करोड़ 50 लाख काउंट किया। सर मुलाजमतों के कोटे के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी, कामयाबी मिलेगी। मुलाजमतों के कोटे के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी
जो इसे मॉनिटर करेगी, ग्रेड 1 से 15 तक की मुलाजमतों पर सख्ती से मुकामी हुकूमतों के हवाले से अमल किया जाएगा। सर कब बनी ये कमेटी, कहाँ बनी, कौन कौन था इस कमेटी में, क्या किया इस कमेटी ने? आप रिपीट करेंगे सवाल को जरा। सर, मुलाजमतों के कोटे के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इसे मॉनिटर करेगी, ग्रेड 1 से 15 तक की मुलाजमतों पर सख्ती से मुकामी हुकूमतों के हवाले से अमल किया जाएगा। सर, ये कमेटी कब बनी? देखिए ये अंडरस्टैंड, देखिए सिंध हुकूमत में चूंकि आप हिस्सेदार नहीं है तो इस हवाले से मुआहदा क्यों किया था सर? कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं पाई, इसीलिए हम हर मौके पे हर जगह पे तनकीद कर रहे हो ना। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। सर, आपने एक हुकूमत गिराई थी 15 तक मुकामी हुकूमत नहीं सर, आपने एक हुकूमत गिराई थी। हर सूरत में 1 से लेकर 15 तक की जो जॉब है वो कराची की, अगर कराची सर आपने एक हुकूमत गिराई थी इस मुआहदे के एवज, हैदराबाद के नौजवानों को, अगर लड़काना तो लड़काना के नुमाइंदों को सर मिलना इस चाहिए। मुआहदे के एवज आपने एक हुकूमत गिराई थी, आपने उस हुकूमत को गिराया, इस हुकूमत के साथ आप चलते रहे। मुआहदे पर रत्ती बराबर अमल नहीं है अमली तौर पर। देखिए आप बाजार बैठ के देखते हैं, हमें 2-3 चीज़ों, अच्छा दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जहां तक अभी पिछले दिनों जो ऐलान कमेटी क्यों नहीं बनी ना, एक एक करके चलती है ना, बताएं कमेटी क्यों नहीं बनी? कमेटी के हवाले से देखिए सिंध हुकूमत के साथ हम हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, तो हमारे इस मामले में उनसे कैसे कमेटी तो मुआहदा क्यों किया था सर? हमारा तो ये मुतालबा रहा, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब गारंटर थे इसके। हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि कराची को, हैदराबाद के अवाम को दीवार से लगाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, अमीन भाई ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, के अवाम को अगर देखा जाए पानी के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, बार-बार मुझसे कह रहे हैं ना कि हम इनके साथ हमें दूर रखा जा रहा है। पार्टी के शरीक इक़्तिदार नहीं थे। पीपल्स पार्टी को पाबंद करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मुफ्ती साहब को आपने गारंटर इसलिए बनाया था कि इम्प्लीमेंट होगा, इसलिए आप हुकूमत में रहते, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, किसी चीज़ पे नहीं हुआ। आज आप कह रहे हैं हम उनके साथ हुकूमत में नहीं थे, ये क्या बात हुई भला? आपने तो गारंटर बनाया मरकजी हुकूमत को, पीडीएम को। देखिए हम सब जहाँ तक वफाकी हुकूमत के साथ हमारी हिस्सेदारी मौजूद है, अब वफाकी हुकूमत के हवाले से सर वफाकी हुकूमत की शख्सियात जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया ना। वफाकी हुकूमत के साथ जो चीज़ हमारी सूरत हाल थी, जैसे मैंने आपको 4-5 बड़े मनसूबे बनाए या कराची के डेवलपमेंट के हवाले से जो बात की है, मेरा ख्याल है कि इस PHDP में भी इसको रिफ्लेक्ट किया गया है। कराची के बड़े मनसूबे, सर अमन की बेहतरी के लिए, स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मुकामी पुलिसिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा, शहरी और देही इलाकों की तरक्की के लिए मुश्तरका कमेटी काम करेगी, कायम की जाएगी। कहाँ है सर ये कमेटी? और ये स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मुकामी पुलिसिंग कब शुरू हुई? यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहल हुकूमत ने इन चीजों पे किसी पे अमल नहीं किया, क्योंकि और यही वजह है कि हम सिंध हुकूमत किसी मौके पे किसी जगह पे उनके साथ हिस्सेदारी नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो देही सिंध तक सिमट के रह गई थी, सर सुन लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो देही सिंध तक सिमट के रह गई थी, आपने उसे ओपन ग्राउंड दिया कि आप आए मरकज़ में और मरकज़ में आके प्ले करें। बिलावल साहब को आपने एक्सपोजर दिया, उनको भरपूर आपने फ़ायदा फराहम किया और आपने अपने लोगों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने शहर के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने उनके लिए किया। मैं अर्ज कर देता हूँ ना, मैं ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन MKM ने क्या किया नजर आ रहा है कि वफाक के साथ रहते हुए KPT के जो 950 मुलाजमीन थे जिन्हें पिछली हुकूमत निकाल रही थी, MKM ने वफाक के साथ बैठ के बातचीत की और मेक श्योर किया है कि KPT के मुलाजिम हो या पोर्ट कासिम के मुलाजिम हो, उन तमाम मुलाजमीन को बहाल कराया गया, नौकरी को बहाल कराया गया, हाई कोर्ट के जरिए भी और वफाक हुकूमत के जरिए भी। तो वज़ीर आज़म ने वायदा दो टोकल सर कराची की सनतों को किसी सूरत में भी पुराने सेंसस के हवाले से मुझे पता है मुआहदा, मेरे पास वक्त भी कम है इंशाअल्लाह, और मैं खासी चीज़ें आपसे पूछ चुका हूँ। एक चीज़ और मुझे बता दिए, इसमें तो वफाक का भी किरदार है सर। कराची की सनतों को रियायती निर्खों पर गैस और बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सर सनतें क्या, आपने गैस की फराहमी के हवाले से वफाक से एक और मुआहदा किया था कि सूबे का जो हक़ है उसके मुताबिक गैस दी जाएगी। आपकी हुकूमत जब से आप PDM के साथ हैं, एक दिन जो 24 घंटे के लिए गैस आई हो, कुछ इलाकों में तो गैस मौजूद ही नहीं है। ये तो मरकज़ का काम था सर।
जहाँ तक गैस की सूरत हाल का ताल्लुक है, MQM ने हर जगह पर इस पर एहतजाज बुलंद किया, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सालाना 9% जो गैस की, जिसे कहते हैं कि जो उनके प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो उनके प्रोडक्शन की सलाहियत है, वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, जिसके बिना पर गैस के सूरत हाल खराब पूरे कराची में नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं मिला ना सर। आपने तो मुआहिदा किया, आपने मुआहिदा किया, फिर आप एहतजाज भी करते। सर जब ये सूरत हाल थी तो आप एहतजाज कर रहे थे। बहरहाल ना तो बिजली की लोड शेडिंग कम हुई, ना गैस की लोड शेडिंग कम हुई, ना नौकरियों का कोटा 60-40 का जो था उसके ऊपर काम हुआ, ना ये शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ना कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू हुई, ना सेंसस ठीक हुआ, ना आपकी यूनिवर्सिटी की एक ईंट भी रखी गई। ये सारी चीज़ें नहीं हुई। बहरहाल वक्त पूरा हो गया और प्रोग्राम का भी वक्त आपके साथ पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक भाई, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मौजूद होंगे वफाकी वजीर जनाब जावेद लतीफ़ साहब और उनसे पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, वापस आएंगे पाकिस्तान या लंदन चले जाएंगे। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपके एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत अपनी जैसे ही मुद्दत पूरी करेगी उसे इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन कैंपेन चलानी है और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ा मसला तो यह है कि महंगाई का एक अजाब है जो आवाम झेल रहे हैं और आवाम इस पर बिल्कुल भी उन्हें स्पेयर करने के लिए, माफ़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती हैं। नून लीग के लिए ख़ास तौर पर यह बहुत अहम है और बार बार उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं। मियां नवाज शरीफ साहब जो मिडल ईस्ट के दौरे पर थे, मुत्तहिदा अरब इमारात में रहे, सऊदी अरब में, और सऊदी अरब से वो अब तशरीफ़ ले जाएंगे लंदन। समझा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके पाकिस्तान आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता है। अगर वो पाकिस्तान बर वक्त नहीं आते और इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेते तो फिर ख़ास तौर पर नून लीग की स्ट्रेटजी क्या होगी और वो क्या सिनेरियो तसव्वुर कर रहे हैं आने वाले दिनों में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर और अहम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियां साहब पहले तो बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब, अब उनकी आने की तारीख़ के बारे में किसी और से पूछा जाता है ना तो वो कहते हैं जी ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, या आप जावेद लतीफ़ साहब से पूछें। तो सर आप बताएं, आपने कई डेट्स दी, कई तारीखें दी, मियां साहब ये पड़ोस में आके फिर वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला रहे, कब आएंगे पाकिस्तान? मसूद, एक तो आप ये जहन में रखें और जो आपने अपनी इब्तदाई में बात की है ना कि नवाज शरीफ का आना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, ये आप क्वेश्चन दोबारा ना करें। अच्छा। इसलिए कि नवाज शरीफ 2021 में, दिसंबर 2021 में जब मैंने कहा था उस वक्त भी आ रहे थे और उस वक्त का वज़ीर आज़म जो था उसने उस वक्त के सहूलतकारों को, जो उस वक्त के ताकतवर लोग थे, उनको बुला के कहा कि नवाज शरीफ को किसी हाल में पाकिस्तान ना आने दिया जाए, और फिर उसके बदले जो उसने उनकी बातें मानी वो भी आज एक एक करके चीज़ें खुल के लोगों के सामने आ रही हैं। अब उसके बाद मुझे ये बताएं कि 9-10 मई को एक वाक़या हुआ है, एक स्याह दिन हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और उसके मुजरमों को, उसके मुलज़मों को कटहरे में आज तक रियासत नहीं खड़ा कर सकी और उनको एक एक करके बेलें भी मिलती हैं और कई को तो बुलाए बगैर उनको बरी कर दिया जाता है, बगैर सुने दूसरे फरीक को, रियासत को सुने बगैर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर रियासत को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सितंबर गुजरने दें जनाब, सितंबर के बाद पाकिस्तान के हक में फैसले आना शुरू हो गए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस रियासत में अदल का निज़ाम इस तरह हो जाए। वफाकी वजीर, नून लीग के अहम वफाकी वजीर, बराह रास्त ताल्लुक़ मियां नवाज शरीफ साहब से, आप अगर ये बात करेंगे तो मैं इंसाफ लेने कहाँ जाऊँगा, एक आम आदमी इंसाफ लेने कहाँ जाएगा? आप हैं ज़मानत देने वाले इंसाफ की, आप हैं लोगों को कटहरे में लाने वाले, और अगर ये आपके बस में नहीं है तो हुकूमत में फिर आप कर क्या रहे? रुक जाएं ज़रा, नहीं एक सेकंड रुक जाएं। एक तो बड़ी माजरत से ये आपका दूसरा अब जो आपने सवाल किया ये भी मुनासिब नहीं है। अच्छा भाई, हुकूमत वक्त कोई भी हो उसका काम इंसाफ देना अदारों से कहना होता है, खुद इंसाफ नहीं देती कोई हुकूमत। रियासती अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं
रियासती अदारों का काम होता है छानबीन करके इंसाफ, यानी आप अदालत की बात कर रहे हैं मियां साहब? गुनाहगार को अदालतों की बात तमाम कर रहे हैं? अदारों की बात कर रहा हूं। नहीं, आप बदकिस्मती अदालतों है। की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुन ले, उसमें अदालत भी शामिल है। अच्छा, यार बात तो सुन लेना जी। मैं आपसे ही मुखातब हूं, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि रियासती इदारे सिर्फ अदलिया नहीं होती, रियासत के इदारे इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी होते हैं, रियासती इदारे आइन पर अमल करवाने वाले भी होते हैं, रियासती इदारे जो होते हैं वो इंसाफ देने वाले भी होते हैं। हाँ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बदकिस्मती ये रही है पिछले 4 सालों में कि एक हुकूमत ऐसी थी कि जिसके नीचे तमाम अदारे उसके कंट्रोल में थे, जिसको कहा जाता था एक पेज पे हम। बदकिस्मती से तमाम अदारे जो थे वो मसूफ जो फरमाते थे वो अगले दिन हो जाता था। वो कहते थे नैब पकड़ ले, नैब छोड़ दे, वो उसी तरह अगले दिन उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता था। ये हुकूमत बेशक कौमी हुकूमत है, मगर इसका काम ये नहीं है, और इससे पहले भी जो हुकूमतें हो गुजरी हैं उनका काम भी ये नहीं होता कि वो किसी को गिरफ्तार करवा दें या किसी को रिहा करवा दें। मैं समझ नहीं पा रहा मियां साहब, सवाल कर रहे हैं, यकीन करें मैं नहीं समझ पा रहा। इब्तदाई एक सेकंड, मेरी कोता ज़हनी है, मैं नहीं समझ पा रहा, जरा आसान कर ये दें बात मेरे लिए। कही थी, मैं वाकई नहीं समझ पा रहा। जिस दिन आप समझ जाएंगे फिर बात कर लेंगे। मैं सब कैसे समझूं? देखें, आप हुकूमत हैं, आप के पास जो ताकत है, जो इख्तियार है, वो तो और किसी के पास हो ही नहीं सकता। आइन के मुताबिक सबसे ज्यादा पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम है। अगर आप कह रहे हैं कि मियां साहब इसलिए नहीं आ रहे कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर मियां साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा तो एक आम आदमी को आपके दौरे हुकूमत में क्या इंसाफ मिल रहा है फिर? यार और बात तो सुन लो ना यार, अगर आपने ही अपनी तकरीर फरमाना होती है तो भाई मेरे साहब मैं तो आप ही को सुन रहा हूं, अब सवाल भी आप नहीं करने दे रहे, कह रहे सवाल भी आगे और चले गए, मर्जी क्या करूं? फिर आप दूसरे को सुनते नहीं है, अब भी आप नहीं सुन रहे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूं समझाने की, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है या मैं इतना नालायक हूं कि आपको समझा नहीं पा रहा। वो ये है बात कि मैं आपको वाज़िया करना चाहता हूं कि रियासत की जो हुकूमत होती है उसका काम ये नहीं होता किसी को पकड़ना या किसी को छोड़ना, रियासती अदारों का काम होता है। और ये आपके जहन में अगर किसी ने बैठा दिया है कि हुकूमत का काम होता है किसी को पकड़ना या किसी को छोड़ना, वो गलत है। और जो आपने सवाल किया है, यार पूरी बात सुना करो, पूरी बात सुन लें, मैं फिर कहने लगा हूं, दोहराने लगा हूं, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं दोहराने लगा हूं। बात यह कि आपने एक बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है इसको लोग कैसे माफ़ करेंगे कि इतना महंगाई है, इतनी कर्जा है, या जो भी आप कहना चाहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2021 में या 22 के शुरू में जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त इमरान खान का कोई टिकट लेने वाला नहीं था। आपके इल्म में है ये बात? सर मियां साहब क्यों नहीं आ रहे? होगी कि दुनिया कह रही थी कि यार बात तो सुने ना, बात सुन ले पहले। और भाई बात तो सुन लो पहले, किसी दूसरे को भी मौका दें। अब उस वक्त ये कहा जाता था कि इमरान खान का कोई टिकट लेने वाला इसलिए नहीं होगा कि इसने बैड गवर्नेंस और इसकी पॉलिसियों से जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचा है, जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितने कर्जे बढ़ गए हैं, इस नालायक का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद एक सेटअप चेंज हुआ, ये कौमी हुकूमत आ गई, जिसको आज आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। मैं आपसे ये इत्फाक करता हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर आप मेरे से ये भी इत्फाक कर लें कि 2017 में महंगाई भी कम थी, 2017 में मईशत भी ठीक थी, मुल्क के कर्जे भी कम तो मैंने अभी आपसे सवाल ही नहीं किया ना, मैंने सवाल नहीं किया है मियां साहब उस वक्त उसको 2017 में क्यों पाकिस्तान को ब्रेक किया गया? इंसाफ नहीं दे रहे उस वक्त। एक सेकंड मसूद, एक सेकंड सुन ले, जुमला मुकम्मल हो लेने दे। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त पाकिस्तान का जो तरक्की फलता फूलता पाकिस्तान था उसको ब्रेक करके नवाज शरीफ को हटाया तो जरूर गया, मगर नवाज शरीफ दुश्मनी में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों कर दिया गया? मियां साहब कानून के सामने अपने आप को सरेंडर ना करें, इसका क्या जवाब है? तो क्यों करें भाई? अच्छा मुझे बताएं, मैंने कभी पेट्रोल बम फेंका है? मैंने कभी गलेल का इस्तेमाल किया है? मैंने कभी टाइगर फोर्स बनाई है? मैंने कभी पाकिस्तान की अमलाक जलाई हैं? जो जला रहा है
उसको घर बैठे हुए जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक उसको सहूलत दी जा रही है, और मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता, लिहाजा मैं ऐसा काम कर क्यों नहीं सकता, इसलिए मैं बाहर बैठ के देख रहा हूं सितंबर को। सितंबर के बाद आ जाएंगे? क्यों नहीं भाई आना? हम तो 2021 में आ रहे थे, जब हमने आगे से महसूस किया कि जिस तरह मैनेज किया गया उस वक्त, और क्या मसूद अपनी अंदर की ख्वाहिशात या अंदर का जो भी आपका जज्बात हैं उनको एक साइड पे रख दो, मुझे ये बता दो कि क्या 2017 में जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ से हुई थी, तमाम किरदारों ने उसका इतराफ़ जुर्म नहीं किया? क्या जनरल बाजवा ने इतराफ नहीं मियां किया? साहब माजरत के साथ हामिद खान ने पहली बात तो ये कि आप सवाल एक पूछने वाले को कहते हैं कि अपने अंदर के जज्बात और ये वो सारी चीज़ें, खुदा के लिए ऐसा ना क्या करें, आप हुकूमत हैं, आप हर एक को कंट्रोवर्शियल बना दें, आपसे कोई सवाल ही ना कर सके, तो ऐसा ना करें। अगर आपने सवाल का जवाब दे रहे हैं तो सवाल तो ये सर, आप हाकिम वक्त हैं, आप सवाल बार बार एक गलत सवाल कर रहे हैं सर। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपका, आप बता दें सही सवाल क्या करूं, मुझे अब टाइम दें जवाब देने का। जी सही सवाल आप बता दें भाई, शो में आपको दावत दी है इसलिए कि आपसे सवाल पूछूं। सवाल एक सेकंड, सवाल मसूद एक जुमले का होता है, सवाल ये नहीं होता कि पूरी तकरीर आपकी सुनी जाए और अच्छा चलिए एक जुमले का सवाल आपसे कर लेता हूं, ये नहीं होता। सितंबर के बाद मियां साहब डील करके आएंगे, किससे डील करेंगे? किससे डील करेंगे बता दें आप ही कह रहे हैं, और क्यों सितंबर के बाद आएंगे, अभी नहीं बता दें, आप बताएं ना सर। अगर हमने डी और मेरी बात सुनो, फिर आप वही गलत बात कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि अगर हमने डील करनी होती तो हमारी हुकूमत ही ना जाती, और ये उस वक्त के वजीर दाखिला जो थे ना, ब्रिगेडियर एजाज शाह, इमरान खान की हुकूमत के वजीर दाखिला थे, वो ये बात कह रहा था कि अगर नवाज शरीफ 3-4 लोगों की बात मान लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफा भी प्राइम मिनिस्टर होते। मैं कह रहा हूं फिर डील अगर करनी होती तो आप जैसे लोगों से करते हैं, हम किससे डील करेंगे भाई? तो हमने डील की है, हमने कौम से डील की है, हमने डील की है आइन कानून से, हमने डील की है पाकिस्तान के तकद्दस की, हमने डील की है आने वाली नस्लों को खुशहाल पाकिस्तान देने की, हमने ये डील की है। हमें फख्र है इस बात पे, हमने पाकिस्तान को सीट दिया, हमें इस बात पे फख्र है, हमने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, हमें डील की है, हमने पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर रोशनी दी, हमने डील की है, हमने पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमने डील की है, हमने पाकिस्तान के मफादात पे सौदा नहीं किया, हमने डील की है। ठीक है मियां साहब, ये जो आप डील की बात कर रहे हैं, तो ये जो डील है, इस डील पे ही मैं बात करता हूं। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेने दें कि डील कैसे है, किसके साथ है, क्यों है, और ये डील अब क्यों नहीं हो रही। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां जावेद अली साहब, आपने ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की और बताया कि आपकी डील जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ है, आइन के साथ है, कानून के साथ है, कानून की हुक्मरानी के साथ है, जमहूरियत के साथ है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब वापस आएंगे तो सितंबर के बाद आएंगे, तो क्या सितंबर से पहले कोई और कानून है, कोई और अवाम है, कोई और निज़ाम है, और सितंबर के बाद कोई और कानून होगा, कोई और इदारे होंगे, कोई और निज़ाम होगा? मेरी बात सुने, यही सवाल आप किसी और शक्ल में भी करते हैं कि आपने वोट दो को इज्जत दो का नारा जब लगाते हैं, आज वोट दो को इज्जत दो का नारा कहाँ है? मैं उसका जवाब आपको दे देता हूं, जो आपने 2 मिनट बाद सवाल करना है, दोनों का इकट्ठा जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वोट को इज्जत दो का नारा पहले भी था, आज भी है, और सारी जिंदगी लगाएंगे और उस पर खड़े रहेंगे। आप मुझे ये बताओ कि जब हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, क्यों कहते हैं कि वोट को आज़ादी दो कि वो अपना जिसको चाहे वोट कास्ट कर सके, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी उसको आज़ादी दो, उसको हक दो कि वो अपनी पॉलिसी बनाए और कौम को आगे लेकर चलने की मौका दिया जाए। जब आप उसको ब्रेक करते हो, जब आप उसकी ट्रेन के सामने बरूदी सूंगे बिछाते हो, तो उसके लिए फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगाना पड़ता है। जब एक अदारा आपके सामने खड़ा होकर ये कहता है
कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं। जब एक अदारा, ताकतवर अदारा अपने अंदर खुद एहतसाबी करता है और जो हम सहूलतकारी का नारा लगाते हैं कि इनको सहूलतकारी दी जा रही है, वो अपने लोगों का एहतसाब करता है, उनको सजा देता है, तो फिर मेरे अदारे, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूंगा। मैं उनके सामने गलेल बरदार तो नहीं खड़े कर दूंगा, मैं उनके सामने पेट्रोल बम लेकर खड़ा थोड़ी हो जाऊंगा। मियां साहब, मैं अब तो सब उसको appreciate एपॉलिटिकल, करूंगा। तो वोट को इज्जत आपकी दो की हुकूमत, तहरीक को लोगों ने कबूल किया, अदारों में बैठे लोगों ने कबूल कर लिया, तो हमने मान लिया। जब कभी फिर ऐसा नहीं कभी करेगा, हाँ। आइन से मावरा कोई कदम उठाएगा, फिर बात करेंगे, नाम लेके बात करेंगे। ठीक है, तो आपको शिकवा अदालत से है और सिर्फ मोहतरम जस्टिस बंदियाल साहब से है? शिकवा मसूद से है। शिकवा अच्छा? मसूद से ये मैंने है क्या करना है मियां कि साहब हम आपका? कहते हैं कि कोई अदारा हो, अदारों में बैठे लोग जो हैं हाँ। वो आइन कानून के मुताबिक काम करें। इसी अदारे से काजी फायज ईसा भी हैं, आपने अदलिया का नाम लिया। इसी अदारे से जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी थे। इसी अदारे से और बड़े बड़े नाम भी हैं। ठीक है, और इसी मियां इदारे साहब, से किस्सा साकिब मुख्तसर निसार देखिए, भी आपने है। तफसील से इसी बात की, इदारे मैंने से आपको नहीं टोका। जस्टिस सईद खोसा भी हैं। किस्सा मुख्तसर, इसी इदारे से जज जब आपकी अरशद मलिक भी हुकूमत थे। नहीं होगी, जब आपकी हुकूमत नहीं होगी, असेंबलियां मुद्दत पूरी कर लेंगी, तो आप कह रहे हैं उस वक्त मियां साहब वापस आ जाएंगे, आपकी हुकूमत में नहीं आ सकेंगे? अगर 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 हाँ, ये है अब आपके उस सवाल का जवाब कि अगर हुकूमत में होते हुए हम किसी को इंसाफ दे सकते या किसी के खिलाफ इंतकाम रखने का जज्बा रखते, तो फिर नवाज शरीफ साल पहले आ चुके होते। हम अदारों से ही इंसाफ चाहते हैं, हम किसी को दबाव में लाकर इंसाफ लेने वाले लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अपने ज़मीर के मुताबिक, आइन कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। वो मेरे लिए खाली नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए किए जाएं। मुझे इंसाफ ना दिया जाए, इमरान खान के साथ भी जो सलूक किया जा रहा है, कोई दिल पे हाथ रख के कह दे ये इंसाफ है, तो हम वो भी मानने के लिए तैयार हैं। बहरहाल वो आपकी हुकूमत है और आप खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत में अपने लिए इंसाफ नहीं ले सके। तो जो हुकूमत में आप अपने लिए इंसाफ नहीं ले सके, तो फिर कोई मैं आपसे क्या शिकवा करूं और कोई और क्या शिकवा करे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। तो ये हुकूमत जो अपना वक्त पूरा कर रही है, उसके अहम वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ साहब खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हुकूमत में मौजूद हैं, वजारत उज़्मा भी है, अहम तरीन वजारतें भी हैं, ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन इंसाफ उनको भी नहीं मिला। तो एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिले? तो ये महंगाई का जो रोती है कौम, ये रोती रहे, हुकूमत से सवाल ना करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।